चलिए देखिए, फोटान की अवधारणा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बस हम आपको बता रहे हैं कि एक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है। अब उस फोटान की जो ऊर्जा है वो निर्भर किस पे करती है? वो निर्भर करती है प्रकाश की आवृत्ति पर। अगर प्रकाश की आवृत्ति अधिक होगी तो उस फोटान की ऊर्जा भी अधिक होगी। अगर प्रकाश की आवृत्ति कम होगी तो फोटान की ऊर्जा भी कम होगी, ठीक है। फोटान की ऊर्जा उसके तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, किसके? प्रकाश के। फोटान की ऊर्जा फोटान के आवृत्ति या प्रकाश के आवृत्ति पे निर्भर करती है, उसके तीव्रता पर नहीं। प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, उसका ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पहला पॉइंट है, फोटान, साथ में लिखते रहे, फोटान की ऊर्जा फोटान के आवृत्ति के समानुपाती होता है, ठीक है जी। फोटान की जो ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होती है? फोटान की आवृत्ति के, यानी ऊर्जा E समानुपाती है किसके? फोटान की आवृत्ति न्यू के। यानी आवृत्ति बढ़ेगा तो फोटान की ऊर्जा भी बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगा तो फोटान की ऊर्जा भी घटेगी। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम एक यहाँ पर नियतांक लगा दिया h। इसी नियतांक को हम बोलते हैं प्लांक नियतांक। ये प्लांक नियतांक है, ध्यान रखना इसको, यहां लिख देंगे, जहां h क्या है? प्लांक नियतांक है। समझ में आई बात? तो पहला चीज तो ये ध्यान रख लीजिएगा, फोटान की ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? उसके आवृत्ति पर या प्रकाश के आवृत्ति पर, ठीक है। जो आवृत्ति प्रकाश की होगी वही आवृत्ति फोटान की भी होगी। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना इसके विषय में, दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटान की केवल संख्या बढ़ती है। केवल बढ़ाने पर फोटान की केवल संख्या बढ़ती है। फोटान के ऊर्जा पर तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है जी। अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओगे तो फोटान की संख्या बढ़ सकती है, अगर 4 है तो 10 हो सकता है, लेकिन फोटान की जो ऊर्जा है h न्यू, उसको तीव्रता प्रभावित नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट ध्यान रखें, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है इसका? फोटान जो होता है ये विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है।
और कोई आवेश न होने के कारण न तो ये वैद्युत क्षेत्र में न ही चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है, क्योंकि अगर इस पर कोई आवेश होता तो वैद्युत क्षेत्र से जब फोटान को आप गुजारते, ठीक है, तो उस आवेश के अनुसार वो या तो धन की ओर या तो ऋण की ओर विक्षेपित होता, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र से जब आप इसको गुजारते तब भी विक्षेपित होता। लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये विद्युत उदासीन होता है। जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज, उसी तरह फोटान पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, ये विद्युत। तो तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, फोटान विद्युत उदासीन होता है, इसलिए यह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर विक्षेपित नहीं होता है, नहीं होता है, ये सीधे चला जाएगा। ऐसा कहीं आपने नहीं देखा होगा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है और लाइट वहां से गुजर रही है तो लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव या निगेटिव की तरफ ज्यादा हो रही है, वो कहीं ऐसा नहीं होता, वो सीधे चली जाती है, ठीक है। तो उसका एक ही कारण है, कारण यह है कि वो विद्युत उदासीन होता है। वो लाइट फोटान से बनी है और फोटान क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। चौथा इसके विषय में समझ लीजिए, फोटान के विषय में चौथी बात क्या है, फोटान जब तक गति करता है तब तक ही वो अस्तित्व में रहता है या उसका कुछ द्रव्यमान होता है। लेकिन अगर फोटान विराम अवस्था में आ गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी द्रव्यमान शून्य हो जाती है। प्रकाश जब तक पृथ्वी पर आ रही है तो फोटान है, उसका अस्तित्व है। अब रात में प्रकाश नहीं आती है तो रात में कोई वस्तु गर्म होती है का, सूर्य के प्रकाश से, इसका मतलब फोटान वहां तक आ नहीं रहा है, फोटान का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर जब सूर्य निकलता है तो फिर फोटान पृथ्वी पर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तक फोटान गति में रहेगा तब तक फोटान का अस्तित्व बना रहेगा, फोटान का द्रव्यमान रहेगा। लेकिन जैसे ही फोटान विराम अवस्था में आ जाएगा तो फोटान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी द्रव्यमान शून्य हो जाएगी। तो चौथा जो पॉइंट यही है, फोटान का विराम अवस्था में द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। फोटान का विराम अवस्था में द्रव्यमान शून्य होता है, क्यों, क्योंकि विराम अवस्था में फोटान का अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, परंतु गति अवस्था में फोटान का
गतिक द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान m बराबर h न्यू बाई c स्क्वायर होता है। जब फोटान गति करता है ना तो उसकी द्रव्यमान इतनी रहती है गति अवस्था में, ये उसका गतिक द्रव्यमान है। लेकिन वही फोटान जब विराम अवस्था में आ जाता है, रुक जाता है, तो उसका द्रव्यमान शून्य हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त। अरे भाई, जब विराम में होगा तो वेग क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पर देखिए c वेग है, जब ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो, तो द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, 4 प्रॉपर्टी हैं फोटान के विषय में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करें। ए बच्चा, शोर नहीं, देखो शोर करोगे तो कुछ आएगा नहीं, केवल शोर करने आएगा। इधर देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। एकदम दिल खोल के ट्रिक लगा लेना। हाँ, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। प्रकाश वैद्युत समीकरण ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता क्या है? कई बार ये एक ही नंबर में आया है, सीधे लिखने को आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो जब समीकरण लिखने का आएगा तो 10 नंबर का नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, जब ये 2 नंबर में आएगा तो लिखने के लिए नहीं आएगा, इसको प्रूफ करने के लिए आएगा। हाँ, और प्रूफ करना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, ध्यान से समझिए, ध्यान देना। इधर देखो, आइंस्टीन का मानना था कि जो फोटान किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, कोई भी फोटान अगर धातु के पृष्ठ पर पड़ेगा तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस धातु के एक इलेक्ट्रॉन को देता है। ध्यान से सुनना, ए माय डियर, कहाँ है? लुक उधर, इधर इधर देखो। ठीक है, उधर यहाँ कहाँ देख रहे हो? कौन? तुमको दिख नहीं रहा? उसको आ जाओ, हमारे चेयर पे आ जाओ, आ जाओ, देख लो भाई, या दिख नहीं रहा है? क्यों? अजी इतना हाइट पर है, दिखना चाहिए। चलो शांत रहो, इधर देखो, इधर इधर देखो। तो आइंस्टीन का मानना था, फिर बात नहीं, आइंस्टीन का मानना था कि जब ये फोटान किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, कर देखो एकदम बुझाता, पूरा दुनिया खुशी पा गई। लड्डी ढाई जाओ नहीं ऊपर, हम इधर पढ़ा रहे, उधरिया क्या कर रही हो? इधर देखो ना भाई, ये देखो, ये मान लो कोई धातु का पृष्ठ है, ठीक है, कोई भी धातु हो सकता है, सोना, चांदी, लोहा, लक्कड़, टीन, कबाड़, धातु हो। ठीक है, हाँ, अब देखो, अगर इस पर मान लो ये फोटान का एक पैकेट है, यही फोटाने है, और ये अपनी ऊर्जा लिया हुआ कितना, ये इतनी इसकी ऊर्जा है। जैसे ये फोटान इस धातु के पृष्ठ पर पड़ेगा तो अपनी ये पूरी ऊर्जा यहां पर, जहां पर पड़ेगा वहां पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। समझ में आ गई बात? वह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पाके एकदम गदगद हो जाएगा।
भाई उसको ऊर्जा मिल गई ना। जैसे घर पे रिश्तेदार आते हैं, बच्चे को एक पैकेट बिस्किट थमाते हैं, बच्चे एकदम गदगद, खाएं कि फेंकें, ठीक है, पैसा भी वही हाल है। तो यहाँ देखो, समझो इसको, जैसे ये गिरेगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा, और मस्त होके क्या क्या करेगा, एक तो पहले इस पृष्ठ से भागेगा, पहला यानी पृष्ठ से बाहर निकलेगा, तो इस ऊर्जा का कुछ भाग इसको बाहर निकालने में खर्च हो गया, समझना। जो बचेगा वह इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए गति दे देगा। यानी फोटॉन की जो ऊर्जा है वो दो रूप में खर्च होती है, एक इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर निकालने में, और दूसरा बचा हुआ जो ऊर्जा होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। समझ में आ गई बात। तो जो ऊर्जा धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में खर्च होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कार्यफलन। उस ऊर्जा का नाम है कार्यफलन। समझ में आई बात। अब देखो, मान लो इस h न्यू की कुल ऊर्जा 20 जूल है। कितनी है, जैसे पैकेट इस पर पड़ा, इलेक्ट्रॉन को अपना 20 जूल ऊर्जा दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में 10 जूल ऊर्जा चाहिए, तो ये 20 जूल में से 10 जूल ऊर्जा खर्च कर देगा बाहर निकलने में, तो 10 जूल हो गई कार्यफलन। बाकी बचा कितना जी, 10 जूल। उस 10 जूल से ये तेजी से गति करने लगेगा, यानी वो 10 जूल जो बचा है ना, वो उसको अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, और उस अधिकतम गतिज ऊर्जा से वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा। समझ में आ गई बात। तो आइंस्टीन का यही मानना है कि जब कोई फोटॉन किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस पृष्ठ के एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वह इलेक्ट्रॉन पाकर, वह ऊर्जा पाकर वह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो रूप में व्यय करता है, एक पृष्ठ से बाहर निकलने में यानी कार्यफलन के रूप में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में। क्लियर हो गया। तो चलिए यहां लिखते हैं, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार जब कोई फोटॉन किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा, कितना, h न्यू, ठीक है, संपूर्ण ऊर्जा उस पृष्ठ पर स्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है जी, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है अपनी ऊर्जा। यह ऊर्जा दो रूपों में व्यय होती है। जो ऊर्जा फोटॉन देता है वो दो रूप में खर्च हो रही है। किस किस रूप में, एक कार्यफलन के रूप में, और दूसरा उसे अधिकतम गति ऊर्जा प्रदान करने में। तो दो रूप में खर्च हो रही है। पहला रूप क्या है, इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर
निकालने में। पहला खर्च होता है इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में, अर्थात किस रूप में? कार्य फलन के रूप में। एक तो ये हो गया। दूसरा जो व्यय होता है, दूसरा जो शेष ऊर्जा बचती है, निकालने के बाद जो ऊर्जा बचती है, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। समझ में आ गई बात? दो रूप में ऊर्जा व्यय हो रही है। एक, पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने कार्यफलन के रूप में, और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक है। फोटॉन कितनी ऊर्जा दिया जी? ई। इसकी ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। तो देखो ध्यान से, फोटॉन ऊर्जा दिया ई, इसी ई का मान है एच न्यू, और यह ऊर्जा दो रूप में खर्च हुई। एक कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई नॉट से। तो ये हो गया कार्यफलन, प्लस दूसरा अधिकतम गति यानी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। और ये भी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। तो दी गई ऊर्जा दो रूप में हो गई, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। समझ में आई बात? ई का मान होता है एच, ठीक, कार्यफलन का मान होता है एच न्यू नॉट। कार्यफलन में देहली आवृत्त होती है, ध्यान रखना। एच न्यू ये फाई नॉट का फॉर्मूला है एक तरह से। समझ में आई बात? और काइनेटिक एनर्जी अधिकतम क्या हो जाएगा? 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब देखना ध्यान से, अगर एच न्यू नॉट को इधर ले आओगे तो एच दोनों में से कॉमन हो जाएगा, और यहां बचा न्यू और ये बचा माइनस न्यू, और इधर बच गया हाफ। ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण। हाँ, इसी को कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं इसे, या नीचे लिखेंगे इसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। हो गया यहां तक? अब आगे देखिए, अगर आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, फटाक से नहीं फॉर्मूला लिख दोगे 1 नंबर मिल जाएगा। अगर 2 नंबर में आए तो ऐसा सब लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, अगर हम ये मान लें कि अंतक विभव कितना हो? भी नॉट, क्योंकि न्यूमेरिकल जब होते हैं तो उसमें अंतक विभव भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो देखिए कैसे, यदि निरोधी विभव या अंतक विभव दोनों एक ही है, विभव भी नॉट है, तो अगर अंतक विभव भी नॉट है तो क्या होगा समझना। इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये विभव उसको आने से रोक रहा है, तो जितना तेजी से गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन आएगा
उतना ही अधिक बल से जब ये रोकेगा तभी तो रुकेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो कुल गतिज ऊर्जा होगी वो विभव के द्वारा दी गई ऊर्जा के बराबर होगी, तभी इलेक्ट्रॉन रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। समझ में आ गया? हाँ, कोई चीज गति करते आ रही है, हमें उसको रोकना है तो हमें भी उसके बराबर बल लगाना, तब न रुकेगा। अब ट्रेन आवे, हम कह रोक देंगे, रोक पाएंगे? क्योंकि उसके इतना बल नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर कोई साइकिल वाला है तो शायद रोक देंगे, वो रुक सकता है, ठीक है। लेकिन अब ट्रेन को रोकना पॉसिबल है का? क्योंकि उतना बल हम लगा ही नहीं सकते। हम क्या, आप सब मिलके नहीं लगा सकते? हाँ, ठीक है। तो निरोधी विभव का मतलब ऐसा विभव जो इलेक्ट्रॉन के गति को क्या करे, रोक दे। और जब इलेक्ट्रॉन की गति रुक जाएगी तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, इसीलिए उस विभव को निरोधी विभव कहा गया है। समझ में आया? तो देखिए, अगर निरोधी विभव या अंतक विभव भी नॉट है तो ऐसे कंडीशन में जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की, ये वह ई भी नॉट के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर निरोधी विभव भी नॉट है तो इलेक्ट्रॉन की जो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा है वह ई भी नॉट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस फार्मूले में हम अधिकतम गतिज ऊर्जा की जगह लिख सकते हैं। तब देख, एक तरह से ये भी देखो, एक फार्मूला मिला आपको, ये न्यूमेरिकल में ये काम आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, तब क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर ई भी नॉट, ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ई से भी नॉट को इधर रहने दो, ई को इधर भेज दो। ई को जब इधर भेजोगे तो भी नॉट बराबर होगा एच बाई ई, ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आ जाएगा। यहां से आप निरोधी विभव भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। नोट कर लीजिए अब। चले देखिए, हेडिंग नोट करें, प्रकाश का दैत प्रकृत, प्रकाश का दैत प्रकृत, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, प्रकाश का दैत प्रकृति होता क्या है। प्रकाश के कुछ ऐसे गुण हैं, ठीक है, जिनको प्रकाश के तरंग सिद्धांत के या प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जिनको तरंग प्रकृति के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल कण प्रकृति के आधार पर स्पष्ट किया जाएगा। समझ में आई बात? कुछ कह रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ देख के सुना करो, अपने मन में धुन मत रहना हो। इधर देखो, हमने कहा कि प्रकाश के कुछ ऐसे गुण हैं, जैसे में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का विवर्तन। ऐसे गुणों का अध्ययन प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी गुण हैं, जैसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कांपटन का प्रभाव, ऐसे जो गुण हैं उसको तरंग सिद्धांत के आधार पर या तरंग प्रकृति के आधार पर स्पष्ट, इनको स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के कण प्रकृति का अध्ययन करना पड़ता है।
तो प्रकाश को दोनों प्रकृत माना गया। कुछ गुण तरंग के आधार पर स्पष्ट हो रहे हैं, कुछ कण प्रकृति के आधार पर। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश दोनों प्रकृति रखता है, और जब दोनों प्रकृति रखेगा तो उस प्रकृति का नाम होगा दैत प्रकृति। समझ में आई बात? प्रकाश के कुछ गुण तरंग प्रकृति के आधार पे स्पष्ट होते हैं, कुछ गुण कण प्रकृति के आधार पे स्पष्ट होते हैं। तो इसका मतलब प्रकाश दोनों प्रकृति को रखता है, और उस प्रकृति का नाम है दैत प्रकृति। समझ में आई बात? तो चलिए नोट करते हैं, लिखें प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर प्रकाश के कुछ गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। ठीक है? प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर प्रकाश के कुछ ऐसे जो गुण हैं जिनका अध्ययन हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं, परंतु कुछ गुण जैसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन का प्रभाव आदि का अध्ययन प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर किया जाता है। ठीक है? प्रकाश के ये सब गुण जो है, इसका अध्ययन जो है प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इन सभी गुणों का अध्ययन प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब कि प्रकाश दोनों प्रकृति रखता है, अर्थात प्रकाश तरंग प्रकृति के साथ साथ कण प्रकृति को भी रखता है, जिसे प्रकाश का दैत प्रकृति कहते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश दैत प्रकृति में क्या क्या रखेगा? तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों गुणों को रखता है। ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश दैत प्रकृति होता है। नोट करिए, हो गया?
चलो देखो, अगला हेडिंग है द्रव्य तरंग की अवधारणा, इसी को बोलते हैं हम डी ब्रॉगली की परिकल्पना। ध्यान देना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, डी ब्रॉगली की परिकल्पना बताइए। ठीक है, डी ब्रॉगली की परिकल्पना क्या होती है? और कई बार ऐसे आता है द्रव्य तरंग की अवधारणा क्या होती है, या द्रव्य तरंग किसे कहते हैं। तो डी ब्रॉगली ने ही इस अवधारणा के विषय में बताया था। ठीक है, डी ब्रॉगली ने ही इस अवधारणा के विषय में बताया था कि प्रकाश, द्रव्य यानी कण, ठीक है, और तरंग दोनों प्रकृति को रखता है, इसलिए इसको दैत्य प्रकृति कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रकाश, कण और तरंग दोनों गुण रख रहा है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कण हो जो बहुत तीव्र गति से गति कर रहा हो, तो वह गति के साथ साथ तरंग को भी प्रदर्शित करेगा। ऐसे कण को द्रव्य कण कहा गया, जैसे फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, द्रव्य कण में आते हैं। ये जब तीव्र गति से गति करते हैं तो ये कण तो है ही, लेकिन जब तीव्र गति से गति करते हैं तो ये तरंग के भी प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो नोट करें, लिखेंगे जब कोई द्रव्य कण, जब कोई द्रव्य कण, अब द्रव्य कण में कौन कौन होगा, फोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, आदि, ये सब द्रव्य कण हैं। तो जब कोई द्रव्य कण तीव्र गति से गतिशील होता है तो वह तरंग गुण या तरंग प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। द्रव्य तरंग को भी, तरंग प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस गतिशील द्रव्य कण के संगत तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है जी, इस गतिशील द्रव्य कण के जो संगत तरंग बनेगा उसको क्या कहेंगे, द्रव्य तरंग। मतलब ये जो द्रव्य कण है, चाहे फोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जब ये तीव्र गति से गति करेंगे, ये द्रव्य कण है, जब ये तीव्र गति से गति करेंगे तो ये तरंग प्रकृति का भी गुण शो करने लगेंगे। कण तो हैं, लेकिन साथ साथ तरंग प्रकृति का गुण भी शो करेंगे। ठीक है, तो इनसे जो तरंग प्रकृति उत्पन्न होगी उस तरंग का नाम क्या है, द्रव्य तरंग, उसी को बोलते हैं द्रव्य तरंग। ठीक है, और इस तरंग का जो तरंगदैर्घ्य बनेगा उसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। जो तरंगदैर्घ्य होगा, तरंग है तो तरंगदैर्घ्य होगा, बिना तरंगदैर्घ्य का तरंग थोड़ी ना होगी।
तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होगा उस तरंगदैर्घ्य को बोलते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तो यहां लिखेंगे द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसी को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, मान लो कोई द्रव्य कण है जिसका द्रव्यमान m है और वो द्रव्य कण कौन है? फोटॉन। क्या है? यहां देखो, माना कोई द्रव्य कण, ब्रैकेट में लिख लेना, फोटॉन का द्रव्यमान m है तथा उसकी आवृत्ति न्यू है, तो आवृत्ति के कारण फोटॉन की ऊर्जा, ध्यान देना इधर, आवृत्ति के कारण, एक कोई फोटॉन है, उस फोटॉन का द्रव्यमान क्या है और आवृत्ति क्या है? न्यू। तो आवृत्ति के कारण फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू। तो फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू होगा h न्यू। ठीक है, फोटॉन का द्रव्यमान भी है और द्रव्यमान के कारण फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी? आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार mc²। ठीक है, तो ध्यान देना, द्रव्यमान m के कारण फोटॉन की ऊर्जा आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार इक्वल टू क्या होता है? mc, ये होता है। अब ध्यान से सुनो, फोटॉन एक ही है और उसके आवृत्ति के कारण ये ऊर्जा है और उसके द्रव्यमान के कारण ये ऊर्जा है, और दोनों ऊर्जा एक ही फोटॉन की है। इसका मतलब दोनों ऊर्जा क्या होंगी? बराबर होंगी ना। ये एक ही फोटॉन की बात हो रही है, तो उसकी आवृत्ति के कारण ये है और उसके द्रव्यमान के कारण ये ऊर्जा है, तो दोनों ऊर्जा आपस में, तो लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? h न्यू इक्वल टू mc, ये हो जाएगा। यहां से m की वैल्यू फाइंड कर लो, तो h न्यू बाई c स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, न्यू बराबर क्या होता है बताओगे? न्यू बराबर होता है c बाई लैम्डा। ये न्यू की वैल्यू है। न्यू की वैल्यू जब यहां पुटअप करोगे तो m बराबर h बाई सी स्क्वायर और न्यू की वैल्यू c बाई सी से स्क्वायर कट जाएगा, तो m बराबर c लैम्डा, ये आ जाएगा m का मान। तो फोटॉन का संवेग कितना होगा? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ये होता है संवेग। ये क्लास 11th में भी आप पढ़े होंगे। m की वैल्यू निकल चुकी है, यहां रख दोगे तो h बाई सी लैम्डा इंटू सी, सी से सी, तो p बराबर क्या आ गया? ये आ गया। लैम्डा को यहां कर दोगे तो लैम्डा बराबर h बाई, यही डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण है। इसी को न देखो, यहां लिखा गया ना, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते उस तरंगदैर्घ्य का मान होता है h बाई
पी। और ये कई बार एमसीक्यू में पूछा है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण है। ठीक है, अब बच्चा क्या है, सीधा ऐसे पढ़ के जाता है और पेपर में ये वाला दे देता है। तो वही चीज तो ये है, बस लैम्डा को यहां कर दो, पी को यहां कर दो। और भी देखो इसको क्या कर सकता है, और ये लैम्डा बराबर एच बाई पी का मान क्या है, तो यहां सी भी लिख सकता है, यहां भी लिख सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये सब सही हो सकता है। ठीक है, थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं, इसी को थोड़ा सा चेंज करेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप भी उसी तरह चेंज कर लेना, आंसर आपका एकदम एक्यूरेट मिलेगा। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए, ये सब डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के समीकरण है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है। और ये डी ब्रॉगली की परिकल्पना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर कल मिलेंगे इसके आगे।